हेलो वेलकम टू ज़रा हट के मुबश्शिर ज़ैदी और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। जब से तालिबान अफ़गानिस्तान में हुकूमत में आए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान ने अफ़गान डायलॉग को फैसिलिटेट किया, अफ़गान तालिबान की मदद की, उससे तासुर यही था कि पाकिस्तान में जो पॉलिसी साज हैं उनका ख्याल यही था कि अफ़गानिस्तान का जो है जो सूरत हाल है पाकिस्तान की तरफ दोस्ताना हो जाएगी, और हुई भी काफ़ी हद तक। जिस तरह की पिछली अशरफ गनी हुकूमत थी, उसका जो एग्रेसिव स्टांस था उसमें कमी ज़रूर आई, मगर साथ साथ कुछ ऐसे इशारे आने शुरू हुए हैं गुज़िश्ता चंद हफ़्तों से जिससे थोड़ी सी तशवीश बढ़ी है। मसलन गुज़िश्ता हफ़्ते बुध के रोज़ जो नंगरहार सूबा अफ़गानिस्तान का है उससे मुत्तसिल जो पाकिस्तान ने ड्यूरन लाइन पर बाड़ लगाई है उसको ज़बरदस्ती उखाड़ दिया गया अफ़गान तालिबान की जानिब से, और ये कहा गया कि वो ड्यूरन लाइन पे इस तरह की जो बाढ़ है लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। साथ ही साथ कुछ अफ़गान हुकाम के बयान भी आए जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान में जो निज़ाम है वो जो इस्लामी नहीं है। साथ ही साथ कुछ एक आध और भी ऐसे स्टेटमेंट्स आए जो कि जिससे थोड़ी फ़िक्र होना बनती है। साथ साथ पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान ने जिस तरह से फैसिलिटेट किया, पाकिस्तान ने अभी तक इसको रिकग्नाइज़ नहीं किया। ये गलती हम कर चुके थे 1996 में रिकग्नाइज़ करके। पाकिस्तान का ये ख्याल है कि जब तक आलमी बरादरी रिकग्नाइज़ नहीं करेगी तालिबान हुकूमत को, पाकिस्तान को आलमी बरादरी के साथ मिल कर करना चाहिए। अफ़गान तालिबान ख़ासी मुश्किल में है माशी तौर पर, और साथ ही साथ उनको ये फ़िक्र भी है कि दुनिया उनको रिकग्नाइज़ करेगी या नहीं, क्योंकि उनका जो इंसानी हकूक़ का रिकॉर्ड है वो पूरी दुनिया के लिए तशवीश का बायस है। कुछ जो वहाँ से वीडियोज़ रोज़ की आती हैं उससे ये फ़िक्र भी बढ़ती चली जा रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सहाफ़ी अयाज़ गुल। ये गुज़िश्ता 20 साल से कम अज़ कम मैं जानता हूँ कि प्योरली अफ़गानिस्तान के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान अफ़गान ताल्लुकात के ऊपर गहरी नज़र भी है। वॉइस ऑफ अमेरिका इंग्लिश के लिए डेली बेसिस पे कोई ना कोई ऐसी स्टोरी लिखते हैं जो आपको मकामी मीडिया में नहीं मिलती। वेलकम टू द शो अयाज़। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पाकिस्तानी हुकाम के साथ भी अफ़गान हुकाम के साथ भी राब्ते हैं, क्या फ़िक्र करने की ज़रूरत है अफ़गान तालिबान का? आपके ख्याल में कुछ रवैया बदल रहा है? अफ़गान तालिबान का रवैया बदलने के हवाले से तो फ़ौरी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बिलाशुबा इस वक्त जो ताल्लुकात हैं उनमें एक कशीदगी बड़ी नुमायाँ है, और उसका जैसे आपने ज़िक्र भी किया है कि जो पाक अफ़गान सरहद के ऊपर जो पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया, लेकिन आला सतह पे तालिबान से जो बातचीत हुई है और यहाँ भी जो पाकिस्तानी हुकाम हैं, अगर आपने नोट किया हो तो पाकिस्तान की तरफ से इस वाक़े पर या किसी दूसरे बयान के ऊपर कोई रद्द-ए-अमल सरकारी तौर पे सामने नहीं आया है। और उसकी वजह ये है कि चूँकि आला सतही राब्ते चल रहे हैं, बरकरार हैं, तो इस सूरत हाल को हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह मीडिया में और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर ये बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जा रहा है कि शायद ये पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करे आगे चल के, ये जो तालिबान की हुकूमत है वो अभी उसके ऊपर कोई भी ख़याल आराई क़बल अज़ वक़्त होगी, क्योंकि तालिबान इस हकीकत से जिस तरह माज़ी की हुकूमतें आगाह रही हैं और तालिबान भी आगाह हैं कि अगर उनको इक़्तिसादी तौर पे अपने मुल्क को आगे लेके चलना है, अपनी मईशत को दुरुस्त करना है, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसके रास्ते वो जो अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड वो करना चाहते हैं और जिसके तवस्सुत से वो अपनी इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि अयाज़ गुल, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये सब बातें आपने की बड़ी मज़ेदार हैं, ऐसा ही हो रहा है और आइंदा भी उम्मीद है ऐसा ही होगा। हिस्टोरिकली कोई भी अफ़गान हुकूमत, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, रॉयलिस्ट हो, रिपब्लिकन हो, कम्युनिस्ट हो, मुजाहिदीन की हो, तालिबान की हो, प्रो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन हो, एक बात तो तय है कि ड्यूरन लाइन पे वो एक पेज पे हैं तारीख़ी हवाले से, और तालिबान अब दूसरी बार बरसर इक़्तिदार आए हैं। पहली बार भी कोशिश हुई थी कि उनसे ड्यूरन लाइन जो है वो फॉर्मली तस्लीम करवा ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब भी हम खुश उम्मीदी का इजहार कर रहे हैं, और ये जो फेंसिंग का वाक़या हुआ है
दिस इज़ नॉट वन ऑफ कि जी बस हो गया तो समझ बूझ हो गई, ऐसा नहीं है। हिस्टोरिकली जब तक ये तनाज़ा ड्यूरेंट लाइन का वो तस्लीम नहीं करते तब तक इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे, और इस पे अफ़गान एक पेज पे हैं। तो हम ये बात रिकग्नाइज़ करने से क्यों हिचकिचाते हैं कि बहुत मुश्किल है कम से कम इस इशू पे उनसे डील करना, चाहे कोई भी हो। देखिए वसत साहब, माजी जो तारीख आपने बयान की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अफ़गान ड्यूरेंट लाइन इसको कहते हैं, नहीं मानते उसको, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तारीख में पहली मर्तबा फिज़िकली एक फेंस इरेक्ट की गई है, और वो जो लाइन जो डिमार्केशन थी 1892-93 की, तो उसको अब हकीकी तौर पे फिजिकली सरकार क्या अफगान इस फेंस को मानते हैं या नहीं? देखें, अफगानों को तालिबान के लिए या कोई भी हुकूमत हो, ये इसको पब्लिकली आके तस्लीम करना कि हम ये सरहद की इस तकसीम को मानते हैं, वो तो आपको पता है सियासी तौर पे किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि सदर अशरफ गनी जो इंतहाई एंटी पाकिस्तान जिनका मौक़िफ़ रहा है, हमारी इत्तलात के मुताबिक उनकी और पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उनके दरमियान एक कोवर्ट या ढकी छुपी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में ये सरहद जो 2600 किलोमीटर तवील सरहद है उसके ऊपर ये फेंसिंग हुई है। अदरवाइज अगर आप याद करें तो 2-3 साल कबल जब फेंसिंग का अमल जारी था तो आए दिन हमें सुनने को मिलता था कि उधर से फायरिंग की है अफगान फौजियों ने, हमारे इस तरफ भी फौजियों की हलाकतें हुई हैं और खासी कशीदगी रही है। लेकिन आखिरी 2 साल के दौरान ये एक कोवर्ट अंडरस्टैंडिंग थी और उसकी बुनियादी वजह कोवर्ट और ढकी छुपी जो है वो तो दाऊद के साथ भी थी, वो तो ज़ाहिर शाह रजीम के साथ भी थी, वो तो इवन हफीज़ुल्लाह अमीन के साथ भी थी, मुजाहिदीन के साथ ही। कोवर्ट की बात नहीं है, उसमें कोई सबूत नहीं होता, हम बड़ी आसानी से बात कर सकते हैं। ऑन पेपर मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या कोई ऐसी अफगान हुकूमत आएगी जो ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम कर ले? कभी भी देखिए ना, ये तो अब अफगान हुकूमत का मसला है कि वो इसको तस्लीम करती है नहीं। और ड्यूरेंट लाइन का जो लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, आपको ये ख्याल रखना हमें पड़ेगा कि पाकिस्तान इसको कभी भी ड्यूरेंट लाइन नहीं कहता। वो एक बैनुल अक़वामी सरहद है जो पाकिस्तान को विरसे में मिली है। तो हमें दोनों तरफ का मौक़िफ़ को सामने रखते हुए हमारे ख्याल में एज जर्नलिस्ट हमें तो सिर्फ ये देखना है कि कहा क्या जा रहा है, लेकिन तालिबान या कोई भी अफगान हुकूमत पब्लिकली आके कहे कि हम इसको तस्लीम करते हैं, ये तो नामुमकिन है। और इसका इजहार तो उस तालिबान कमांडर ने जिन्होंने ये बाढ़ उखाड़ दी थी, वाज़ेह तौर पे उनके अल्फाज में उन्होंने कहा था कि जी अटक तक अफगानिस्तान जो है उसका रकबा है। तो वो तो आज भी पब्लिकली यही बात करेंगे। लेकिन आया इस वक्त तालिबान क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान नहीं, वो ये दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों अलग अलग चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, इससे पहले मुबशिर कि तुम आओ। तालिबान ने एक नया फरमान जारी किया कि ख़वातीन 45 किलोमीटर दूर तक तो जा सकती हैं, उसके बाद बग़ैर महरम के सफ़र नहीं कर सकती। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ उन्हें सवार किया जाए जो बापर्दा ख़वातीन हैं, गाड़ियों में म्यूज़िक पे पाबंदी। खैर, उनका ये अंदरूनी मामला है। फवाद चौधरी जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कल इसको पैक बना के एक जगह ख़िताब करते हुए कहा कि हमें मग़रिब में और मशरक़ी सरहद पे इंतहा पसंद आइडियोलॉजीज़ का सामना है। यानी एक तरफ हिंदुत्व है, दूसरी तरफ तालिबानिज़ेशन। ये पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात ने कहा है और हमें अपने मफाद में दोनों तरफ से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो क्या इससे ज़्यादा कोई सबूत चाहिए कि टेंशन जो है उसका लेवल क्या है? हाँ, ये बिल्कुल, ये जो बयान कल दिया गया है ये कोई ऑफ द कफ नहीं था, बिल्कुल ये इंटेंशनली पाकिस्तान ने दिया है। और शायद इसकी कोशिश, इसका मकसद यही था कि पैगाम रसानी पब्लिकली, जिस तरह तालिबान एक पोस्चरिंग उन्होंने किया हुआ है, पब्लिकली वो पाकिस्तान को कंडेम भी कर रहे हैं, इस तरफ से भी दिया, इसी किस्म के बयानात अब सामने आ रहे हैं। तो एक बात हमें पता है कि पिछले 20 साल के दौरान या पिछले 25 साल के दौरान जो तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जिस ताल्लुक़ को उछाला है दुनिया ने, चाहे वो बैनुल अक़वामी मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, या अफ़गानों ने पिछली हुकूमत के दौरान, तो उसको पेश नज़र रखते हुए
एक इसको इस नज़र से भी देखा जा सकता है कि ये एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है, पब्लिक के लिए है, पब्लिक कंजम्पशन के लिए है कि हम भी खुश नहीं हैं, वो भी खुश नहीं हैं। लेकिन एक मिसाल आपको मैं दे देता हूं कि पिछले दिनों ईरान की सरहद पे निमरोज़ जो अफ़गानिस्तान का सूबा है, वहाँ पे इसी तरह तालिबान ने इसी तरह पेशकदमी करते हुए ईरानी जो सरहद है उसको क्रॉस किया और उनकी सरजमीन पे जाके बैठ गए, जिसके बाद तकरीबन 6 या 8 घंटे तक इनकी शदीद झड़पें हुई हैं आपस में। लेकिन जैसे ही ये मामला तालिबान सर, के ईरान और तालिबान और पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात को प्लीज़ कंपेयर ना कीजिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वक्फा लेते हैं और ये कंटिन्यू रखते हैं। वेलकम बैक। हम बात करें सहाफ़ी अयाज गुल से कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो हल्की फुल्की हमें गर्मी सर्दी नज़र आ रही है। अयाज, आपने शुरू में तशवीश का जिक्र किया था, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने बहुत एक्सटेंसिवली रिपोर्टिंग की है, पाकिस्तान की क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि जब तालिबान आएंगे तो पाकिस्तान के साथ उनका रवैया क्या होगा, या पाकिस्तान के जहन में था कि तालिबान किसी भी मौके पे एग्रेसिव हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन के हवाले से तो यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डिप्लोमेसी में खुल के कोई भी इसका इजहार नहीं करता कि तालिबान आएंगे तो ताल्लुकात बेहतर होंगे, बल्कि हकीकतन तालिबान की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के लिए आगे चल के दर्द सर भी बन सकती है। और जिस तरह के फवाद चौधरी ने अपना बयान दिया है कि जो भी इंतहा पसंद किस्म के रुझानात देखने में आ रहे हैं मौजूदा हुकूमत के, ज़ाहिर है ये उन कमिटमेंट्स के बिल्कुल बरक्स हैं जो तालिबान ने मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका को भी दी थी और जो बैनुल अक़वामी बरादरी या दूसरे मुल्कों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि उनका ये जो दौरे हुकूमत होगा ये माजी से मुख्तलिफ होगा। लेकिन इस वक्त जो इक़दामात तालिबान काबुल में उठा रहे हैं वो ज़ाहिर है कि जो भी इक़दामात उस वक्त लिए गए थे जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान बैनुल अक़वामी तौर पे आइसोलेट हो गया था, वो हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही तालिबान है जिन्होंने अमेरिका के साथ अगर कामयाब मुज़ाकरात किए हैं 2 साल तक, और वही लोग इस वक्त हुकूमत भी चला रहे हैं, तो उनकी कोशिश होगी कि इसको एक बारगेन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए कि जी अगर आप हमें इक़्तिसादी तौर पे कंगाल किया हुआ है आपने हमें, और अगर आप हमें हमारे साथ इंगेज नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, फिर आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। मतलब दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि ये क्यों तालिबान ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी इनकी क़यादत है, स्तनकज़ई जो शेर अब्बास स्तनकज़ई हैं या काबुल में, ठीक है वो बयानात बहुत सख्त दे रहे हैं। जैसे शेर अब्बास स्तनकज़ई के बकौल कल उन्होंने लोगर प्रोविंस में एक तकरीर करते हुए कहा कि अफ़गानों ने 3 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है, और उनके ख्याल में बकौल उनके इस वक्त नंबर 1 सुपर पावर तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल जो अफ़गानिस्तान है वो है, और उसके बाद अमेरिका है। तो जहाँ पे गरूर तकब्बुर का और लाइल्मी का ये आलम है, तो ये तवक्को करना कि तालिबान मुत्तहिद तो होकर और कोई ऐसी पॉलिसी फौरी तौर पे अपनाएंगे कि ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये एक गैर फितरी तवक्को हो सकती है। अयाज, पाकिस्तान ने हमेशा फैसिलिटेट किया, पाकिस्तान ने होस्ट भी किया 4 मिलियन के करीब जो अफ़गान बाशिंदे हमारी सरज़मीन पर, जिसमें से 3 मिलियन अभी भी मौजूद हैं। अभी अफ़गान तालिबान की जब कब्ज़ा हुआ उसके बाद भी बहुत से लोग यहाँ आए हैं। तो पाकिस्तान का जो हमेशा एक रोल रहा है वो एक फ्रेंडली रोल भी रहा है, फैसिलिटेट भी किया है पाकिस्तान ने, पनाह भी दी है, इमदाद भी की है। तो यहाँ पर आकर के जो उम्मीद तो यही थी कि अफ़गान तालिबान कम अज़ कम उसको रेकग्नाइज़ करेंगे। जहाँ तक अमेरिका से तकाबुल है तो ज़ाहिर है अमेरिका ने तो छोड़ के जाना था, और जैसे कहते हैं कि दुश्मन बदल सकते हैं, हमसाए नहीं बदल सकते। तो वो हमसायगी का ख्याल जो है, आपके ख्याल में अब उनको वो जो जीत का खुमार है वो उस पर गालिब आ रहा है? बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये जितने बयानात उन्होंने दिए हैं और जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हमें ये ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए कि वो एक ऐसी वो थे मुनज़्ज़म, जब जंग वो कर रहे थे गैर मुल्की अफ़वाज के ख़िलाफ़, तो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में उन्होंने अपनी तमाम कार्रवाइयाँ की हैं। लेकिन अब जब गवर्नेंस की तरफ वो शिफ्ट हो रहे हैं और फौरी तौर पे ये तवक्को करना कि ईच एंड एवरी कॉर्नर में जो तालिबान फाइटर्स हैं वो मुकम्मल तौर पे अंडर कंट्रोल हैं, इंडिविजुअली अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसकी भी फौरी तौर पे अगर हम
तालिबान की क़यादत पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे तो मेरे ख़्याल में ये जायज़ नहीं होगा। क्योंकि मैं एक मिसाल आपको दूं कि कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई कि उसमें फॉर्मर जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के एक कमांडर को एक तालिबान कमांडर बाकायदा उसकी अच्छी खासी ठुकाई कर रहा है, मार रहा है, लेकिन विदिन 24 आवर्स अभी ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने सरकारी टीवी को अफगानिस्तान के एक इंटरव्यू देते हुए ये तस्दीक की है कि उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको फौरी तौर पे अदालत के हवाले कर दिया गया है ताकि उसे इंसाफ उसके साथ उसकी सज़ा दी जा सके। और एक क्विकली मैं आपको ये वाक़या भी बताऊं कि जब तोरखम सरहद के ऊपर पाकिस्तान के झंडे को आग लगाने का वाक़या पेश आया तो उस वक्त जितनी वो फोर्स तोरखम बॉर्डर पे तालिबान ने लगाई हुई थी उनको न सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया बल्कि उनसे हथियार लेकर और उनको वो सारे ज़ेर हिरासत है इस वक्त। तो मतलब ये है कि कुछ वक्त लगेगा तालिबान को, लेकिन फौरी तौर पे ये अखज़ करना। और जैसे मैं वसत साहब पूछ रहे थे तो मैं ईरान का मुवाजना नहीं कर रहा था ताल्लुकात का, ये बता रहा था कि जब एक वाक़या पेश आया है तो उस वाक़े को किस हद तक कितनी जल्दी जो है अफगान क़यादत जो तालिबान क़यादत है उन्होंने उसको 24 घंटों में उसको हल किया, फ़ौरन वहाँ पे जाके मुज़ाकरात हुए और मसला हल हो गया और उसके बाद से कोई वाक़या पेश नहीं आया। जिस वाक़े का हम जिक्र करके और जिसको बुनियाद बनाकर आगे चले हैं, क्या इसके अलावा भी अब तक कोई वाक़या पिछले 4 महीनों में पेश आया? नहीं, जबकि पिछली हुकूमत के दौरान ये रोज़मर्रा का मामूल था। हाँ, लेकिन आपने जो स्टार्ट में जब तशवीश की बात की, पाकिस्तान के ख़्याल में अफ़गानिस्तान जो है खाना जंगी होगी, वहाँ पे वही रेप्लिका होगा जो माजी में होता आया है, या किसी स्टेबिलिटी की हम उम्मीद कर सकते हैं? और इसमें मैं एक और ऐड कर दूं कि अगर ताल्लुकात खुदा न खास्ता बिगड़ते हैं तो उसमें टीटीपी कितना बड़ा बुनियादी मुहर्रिक होगा, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और जो अगर ताल्लुकात में इस वक्त इरिटेशन है भी तो वो इसी वजह से है कि पाकिस्तान यहाँ पे जिन हलकों से हमारी सरकारी बात हुई है उनके ख्याल में जो अफ़गान तालिबान हैं अभी तक वो अपनी उन कमिटमेंट्स पे पूरा नहीं कर रहे कि वो टीटीपी को किसी किस्म की स्पेस नहीं देंगे। और जैसे वो मुज़ाकरात आपको पता है कि वो ख़त्म हो चुके हैं, इस वक्त टीटीपी हमले कर रही है, तो जो बुनियादी इरिटेशन का जो सबब है वो यही टीटीपी की वहाँ मौजूदगी है। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तालिबान फौरी तौर पर न तो ऐसी कमिटमेंट पाकिस्तान को देना चाहते हैं कि वो उनको निकाल देंगे वहाँ से, ना उनके ख़िलाफ़ कोई क्रैक डाउन करने का इरादा रखते हैं। तो ये है जो वसत साहब ने अभी आइडेंटिफाई किया है, जो इनकी आपस में इस वक्त जो कशीदगी है उसकी बुनियादी वजह ये है। ये बाकी के इंसिडेंट जो हैं वो तो एक साइड स्टोरी उसको कह सकते हैं, ये है वो मेन स्टोरी जो टीटीपी के साथ अफ़गान तालिबान क्या करेंगे। क्योंकि अफ़गान तालिबान के सीनियर जो रहनुमा है, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, उनसे जब हालिया मेरी एक गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि फ़ौरी तौर पर वो इस पोजीशन में नहीं है कि एक ऐसी तंजीम को जिसने उनके साथ इस पूरे अमेरिका के ख़िलाफ़ जहाद में साथ दिया और मदद की है, उनको फ़ौरी तौर पर कहें कि आप यहाँ से निकल जाएँ। तो ये ज़ाहिर है काबिल तशवीश है पाकिस्तान की। लेकिन रियाज, उन्होंने इस बात की गारंटी तो ली थी कि ये जो माहिदा हो रहा है हुकूमत पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान, वो टीटीपी उसको ऑनर करेगी। यहाँ पाकिस्तानी हुकूमत ने तनकीद भी बर्दाश्त की, पाकिस्तान में ख़ासी इस पे हंगामा भी बरपा हुआ कि आप क्यों माहिदा कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद यूनिलैटरली जो है टीटीपी इस माहिदे से निकली नहीं। तो उसकी अब आपको जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि क्या अफ़गान तालिबान सिंसियरली मुखलिसाना तौर पे पाकिस्तान के ये जो पाकिस्तान की तशवीश है इसको दूर करेंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जैसे मुज़ाकरात के गुब्बारे से हवा तो निकल चुकी है, अब तो मतलब बड़े बाकायदा तौर पे टीटीपी हमले भी कर रही है पाकिस्तान में, और हमने कुछ नहीं सुना, ना हमारी इत्तलात हैं कि अफ़गानिस्तान में उनकी जो क़यादत मौजूद है उसके ख़िलाफ़ कोई अफ़गान तालिबान एक्शन ले रहे हैं। और उसकी देखिए, जब तक तालिबान की हुकूमत जो है इक़्तिसादी तौर पे इन मुश्किलात का शिकार है और कोई उनके साथ इंगेज नहीं कर रहा, बहुत मुश्किल होगा कि वो कोई ऐसा कदम उठाएं कि खा वो कोई हमसाया मुल्क हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, या कोई और दहशतगर्दी के हवाले से कोई और खदशात हो, खुल के उस पर कोई बयान नहीं देंगे। लिहाजा अभी भी ये कबल वक्त होगा। अभी तो वो लगता है कि अपने आप को एक नए जो दौर में अब उनको गवर्नेंस मिली है उसके मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सोशल मीडिया है ख़ास तौर पे ये बहुत मुश्किलात का बायस बना हुआ है तालिबान के लिए। और ख़ासा जैसे आज एक मुजाहिरा काबुल में हुआ ख़वातीन का,
दर्जनों खवातीन थी, लेकिन उनको मुंतशिर करने के लिए तालिबान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने हवाई फायर कर दिया। तो इससे ये लग रहा है कि वो भी अब बेचैन होते जा रहे हैं तालिबान, और शायद वो जिस सब्र का मुज़ाहिरा करना चाहते हैं मौजूदा दुनिया के साथ चलने के लिए, वो ज़्यादा देर ना कर पाएँ। ये जो शिफ्टिंग, मुबशिर ने अभी एक सवाल किया था, सिविल वॉर की बात करें। सिविल वॉर तो खैर बहुत ही अभी आगे की बात है, अगर हुई तो विद इन तालिबान हम जो सुनते आते हैं कुंदूजी, कंधारी, हक्कानी, तो ये शिफ्टिंग ऑफ सैंड्स जो है वो तो हो रही है, और वो नेचुरल भी है कि जब आप पावर में होते हैं तो ये चीज़ें उभर के सामने आती हैं। जब आप लड़ रहे होते हैं तो आप मुत्तहिद होते हैं। तो ये जो इस वक्त किसके सितारे ऊपर हैं, किसके नीचे हैं विद इन द स्ट्रक्चर? बिल्कुल, ये जो इस वक्त ज़ाहिर है कि आपको पता है कि एक हक्कानीज़ हैं और एक कंधारी तालिबान हैं, लेकिन अपर हैंड ज़ाहिर है कंधारी तालिबान का है, क्योंकि उनके बकौल जो उनके अमीरुल मोमिनीन हैं अख़ुंज़ादा, वो भी कंधार से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन एक वसत साहब, ये बात भी अपनी जगह हकीकत रखती है कि पिछले 20 साल के दौरान बहुत सी ऐसी स्टोरीज सामने आई, बहुत से ऐसे वाक़यात जिनको बुनियाद बनाकर कहा गया कि तालिबान एक यकजा नहीं है, वो एक ग्रुप नहीं है, उनके अंदर तकसीम है। वही बातें अब भी हो रही हैं, लेकिन आप देखें कि बैलेंसिंग एक्ट कैसे किया है। जैसे इंटीरियर मिनिस्ट्री को सिराजुद्दीन हक्कानी अगर हेड कर रहे हैं, तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है अफगानिस्तान की, कर रहे हैं मुल्ला उमर के जो बेटे हैं वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो बैलेंसिंग एक्ट उन्होंने कर दिया है, लेकिन उनके अंदर इख्तिलाफात बिल्कुल बजा हैं। यही वजह है कि जो आखिरी फैसला होता है किसी भी पॉलिसी के हवाले से, उसमें जो डिप्लोमेट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हैं या दूसरे मुल्कों की, जब उनसे बात करते हैं तो उनको जो मुश्किल पेश आ रही है वो यही है कि जब भी किसी बड़े इशू के ऊपर कोई फैसला साजी का वक्त आता है तो वो कंधार भेज दिया जाता है, क्योंकि आखिरी फैसला कंधार से नेचुरल है, ज़ाहिर है ये है। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज, आपने खाली से बताया, और हम अपडेट करते रहेंगे। एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। आप पिछले 1.5-2 माह से तकरार के साथ सुन रहे होंगे कि कराची में एक है नेस्ला टावर, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर को इन्हदाम का हुक्म जारी किया, क्योंकि ये नाजायज़ था। 24 नवंबर से इन्हदाम शुरू हुआ। बुनियाद ये थी कि जो ज़मीन थी वो मुतल्लिक़ा इदारों ने 780 मुरब्बा गज़ अलॉट की थी, लेकिन टावर मुज़ाती तौर पे 1121 मुरब्बा गज़ पे बना लिया गया। गोया 341 स्क्वायर यार्ड सर्विस रोड हड़प कर ली गई और फिर फ्लैटों और दुकानों की शक्ल में बेच दी गई, तो उसे गिरना ही था। मीडिया ये इस बात पे चीखता रहा कि मकीनों से तो आपने खाली करा लिया, जिन्होंने करोड़ों रुपए में ये फ्लैट्स और दुकानें वगैरह ख़रीदी थी, लेकिन जिन्होंने मंजूरी दी या जिन्होंने ज़मीन अलॉट की, वो अफसर, वो फरीक, वो अहलकार, वो कहाँ हैं? वो हाथ धो के चंपत क्यों हो गए और अदालत उनका नोटिस क्यों नहीं ले रही? तो अदालत ने कल इसका भी अजाला कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ला टावर के मालिक बिल्डर अब्दुल कादिर और उनके साझेदारों और सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के ओहदेदारों और सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी और मास्टर प्लान डिपार्टमेंट के जो अहलकार हैं उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। FIA ने अब्दुल कादिर बिल्डर और उनके साथी बिल्डर्स और जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसके चेयरमैन और सेक्रेटरी जो उस ज़माने में थे, और सिंधी मुस्लिम के जो ऑफिशल्स हैं वो, और मास्टर प्लान डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर और दीगर अहलकारों के ख़िलाफ़ 2 अलग अलग FIRs दर्ज कर ली हैं। अच्छा, ये दर्ज हो गई हैं FIR, उम्मीद है वो होगा, और साथ ही साथ ये है कि अगली समाअत जो है 4 जनवरी को होगी, तो चीफ जस्टिस ने कहा उस वक्त तक
जो लोग हैं उनको जो मुतासरीन उनको उनकी रकूम फराहम की जाए, बिल्डर से लेकर के दी जाए। अच्छा, मज़े की बात, इस हेयरिंग के दौरान कमिश्नर कराची ने कहा कि जनाब ये आप छोड़ें, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उन्होंने कम 2 मौके पर इस जो डेमोलिशन के काम है उसमें ना सिर्फ रखना डाला, बल्कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो ये डेमोलिशन कर रहा था उसको भी धमकाया, उससे रिश्वत भी तलब की। तो वो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब ये क्या मामला है। उन्होंने कहा कि ये अगर कोर्ट के ऑब्जेक्शन है तो हम आपको नोटिस जारी करें तौहीन अदालत के, आप इस पे जवाब दें कि आपके खिलाफ क्यों कार्रवाई ना हो। अच्छा, क्योंकि पूरा कराची जो है उसमें से अगर 50% नहीं कम से कम 40% जो है वो इलीगल बना हुआ है। किस तरह होता है हम बारहा बात करते रहे। आज भी ये पूरा हफ्ता जो है कराची में जो गैर कानूनी तामीरात हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच यहाँ आया हुआ है चीफ जस्टिस सरबराही में। उन्होंने 2 मसाजिद हैं, एक जो है मदीना मस्जिद है, तारिक रोड की बड़ी मशहूर मस्जिद है, उसके बारे में कहा कि ये जो है पार्क की जगह पर बनी हुई है, और साथ ही साथ जो किडनी हिल पार्क है वहाँ पर भी पार्क के अंदर एक मस्जिद और मज़ार और कब्रिस्तान, उसको भी डिमोलिश करने का हुक्म दिया। और मज़ार कैसे इलीगल हो सकता है? वो तो नहीं, लेकिन पार्क की ज़मीन पे तो सर नहीं, आपको भी पता है कैसे मज़ार बनते हैं सर। मज़ार पहले बना था या पार्क पहले बना था? पार्क पहले बना था। अच्छा, फिर हाँ, मज़ार वो बाद में उसको उसकी वेयर टेयर इस तरह की जाती कि लगे कि ये हज़ारों साल से, और एक कोई झंडी वंडी भी लगा दी जाती है और एक बंदा बैठ भी जाता है थोड़ा सा उस पर। दोनों जजेस जो थे उन्होंने ये पूछा कि हमें सिर्फ ये बता दें कि मस्जिद अगर गैर कानूनी है तो वो कैसे जायज़ हो सकती है और वहाँ पर कैसे नमाज जो है पढ़ी। उन्होंने कहा कि पूरा पार्क है, कहीं पे ममानियत नहीं है, आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, कोई ऐसे। लेकिन ये जिस तरह से हुआ है वो मतलब 4.9 एकड़ मौलाना हजरात जो इस तरह की मसाजिद बनाते हैं ना, वो कभी भी आपको नहीं बताएंगे कि पहली जो मस्जिद बनी थी, मस्जिद क़वा जिसे कहते हैं, वो 2 यतीम भाइयों की थी। तो वो ख़रीदी गई थी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने जो है इसको फैसिलिटेट किया था और उसके बाद उसे बनाया गया था। लेकिन जो पार्कों में या ग्रीन बेल्ट्स पे मसाजिद हैं उनके जो मौलाना हजरात हैं, कभी भी आपको ये बात। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, जो अल-फतह मस्जिद जिसको अब कहा है कि इसको गिरा दें, तो उसके वकील ने कहा कि जी ये मस्जिद शहीद करके नई मस्जिद तामीर कराई जा रही है। और उन्होंने कहा असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल जो हैं वो फ़िरका वारियत का रंग देने के लिए उन्हें मज़ार भी और कब्रिस्तान भी आबाद करा दिया। तो अब वो जाहिर है उसको नहीं कहेंगे अपनी मस्जिद को वो दूसरी मसाजिद, और कोई भी मस्जिद वहाँ पर पार्क के अंदर नहीं हो सकती। बल्कि चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि और उन्होंने सरजनिश भी की असिस्टेंट कमिश्नर की। उन्होंने कहा लास्ट टाइम तो आपने बताया था एक खबर है और 2 महीने के अंदर कब्रिस्तान बन गया वहाँ पर। तो नहीं, बंदर तो रोज़ाना मरते हैं। नहीं, बंदे बेशक रोज़ाना बनते हैं, लेकिन पार्क के अहाते के अंदर आप कहाँ, वहाँ लोग ज़ाहिर है जो है रिक्रिएशन के लिए आते हैं, वहाँ आपने कब्रिस्तान आबाद कर। दिस इज़ हाउ इट हैपन्स कि आपको मस्जिद का है और जो गैर कानूनी मसाजिद बनती है वो यही होता है कि पहले एक चटाई बिछ जाती है। तो क्या तय क्या पाया? अब तय ये पाया है कि जनाब ये मसाजिद गिरा दी जाएंगी। और यहाँ जो है पार्क को जो तारिक रोड वाला है मदीना मस्जिद उसको भी गिराया जाएगा, और साथ ही साथ जो किडनी हिल पार्क की ज़मीन है उस पर जो कब्रिस्तान, मज़ार और मस्जिद है उसको भी गिराया जाएगा, और पार्क को अपनी जो है पहली वाली हालत में वो रिस्टोर किया जाएगा। इसके साथ ही साथ कल बड़ा गटर बागीचा का भी जिक्र हुआ, और वहाँ पर भी जो फ़ारूक सत्तार MQM के उन्होंने वहाँ एक ऑफिसर्स के लिए कॉलोनी की मंजूरी भी दे दी थी वहाँ। अब वो अंग्रेज़ ने बनाया था, वो 1000 एकड़ की जगह है, ताकि आवाम जो है वहाँ पर ऑक्सीजन ले सकें। लेकिन उन्होंने कहा कि आवाम क्यों ले, ज़ाहिर है बहुत सी। तो अभी तो ये केस बहुत वो होगा। अभी जो अस्करी तनसीबात हैं, जो राशिद मिनास रोड पर सिनेमा बना हुआ है जिसके बारे में, वो भी आएगी। पूरा हफ्ता यहीं चलेगा और नेक्स्ट वीक जो है इस्लामाबाद में भी इसकी समाअत होगी। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चीफ जस्टिस, कम अज़ कम कि कराची को किसी हद तक उसकी पुरानी हालत में अब। और ये वाकई हम भी ये कहते थे कि ये मुमकिन ही नहीं है कि कराची को उसकी पहली हालत में वापस ले जाए। बेशक ये मुमकिन नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक तो वक्फा ले लेते।
एक इंडिपेंडेंट माइंडेड सरकर्दा ऑनलाइन मैगज़ीन है भारत में ऑल्ट न्यूज़, बिल्कुल, उसके एडिटर और फैक्ट चेकर हैं मोहम्मद ज़ुबैर। उन्होंने जो एक सर्वे करके एक नतीजा अख़ज़ किया वो ये है कि ये जो साल इख्तिताम पज़ीर हो रहा है 2021 का, ये मजहबी नफ़रत की बुनियाद पे होने वाले जराइम में सबसे हैरत अंगेज़ इजाफ़ा देखा गया भारत के तूलो अर्ज़ में। और उन्होंने ये भी कहा कि मुनज़्ज़म जी, नफरत अच्छा, अंगेज प्रोपेगेंडा। ताज़ा तरीन ये है कि जो मदर टेरेसा की NGO है मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी, उसके लिए गैर मुल्की फ़ंड्स हासिल करने का जो लाइसेंस है उसको रिन्यूअल से इनकार कर दिया गया है। कई इलाक़ों से इत्तलात आई हैं कि क्रिसमस की तक़रीबात को रोका गया और धमकियां दी गई कि आप क्रिसमस पे चर्च से बाहर बराह करम कोई खुशी ना दिखाएं। खुली जगह पे नमाज पे पाबंदी जो है उसका ट्रेंड भी पिछले 2 महीने से बढ़ता जा रहा है, बिलखुसूस रियासत हरियाणा में और इवन दिल्ली के मज़ाफ़ात में भी और उत्तर प्रदेश में भी। और पिछले 2 बरस के दौरान मजहबी नफ़रत की बुनियाद पे 300 से ज़ायद कत्ल रिकॉर्ड हुए हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो रिकॉर्ड नहीं हुए होंगे। और इसी दौरान अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की जो तारीख़ी मसाजिद हैं उन पे भी दावेदारी तेज़ हो गई है, यानी 2022 के लिए छुरियाँ तेज़ की जा रही हैं। लेकिन जो सबसे जो सेलिएंट वाक़या हुआ या फ़ीचर था वो उत्तराखंड रियासत का जो है शहर हरिद्वार, उसमें 3 रोज़ा हिंदू मजहबी कॉन्फ्रेंस थी जिसके बारे में हम तफसीलन आपको आगाह करते रहे हैं। और इसमें मुसलमानों के कत्लेआम और नस्ली सफाई की खुली बातें हुई, नौजवानों की तरबियत के मखाए गए। अब एक नई वीडियो फिल्म में बच्चों को ब्रेन वॉश करके उनसे मरने मारने का हलफ लिया जा रहा है और ये वीडियो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोनभद्रा से आई है और सोशल मीडिया पे वायरल है। आप भी ज़रा देखिए। ज़ाहिर है ये कोई शौकिया वीडियो नहीं थी, आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनली इसे तैयार किया गया था। अच्छा, हरिद्वार में जो जहर उगला गया, बहुत प्रेशर के बाद मकामी पुलिस है उसने FIR तो काट दी, लेकिन एक शख्स को अरेस्ट किया गया और उसके बारे में बताया गया है कि वो कोई साबिक मुसलमान है जिसने हिंदुइज़्म इख्तियार किया था। जो असल लोग हैं 20 से ज़ायद पंडित और साधु और महंत जिन्होंने के फूल बखेरे अपने ज़बान से, उनमें से किसी एक को हाथ नहीं लगाया गया, क्योंकि इनमें से बहुत से जो हैं उनके भक्त हैं। यहाँ उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी तस्वीर हैं और कुछ की वज़ीर दाखिला, जो मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, उनके साथ भी तस्वीर हैं। जो मरकज़ी हुकूमत है या नरेंद्र मोदी या अमित शाह वग़ैरह मुँह सिले हुए हैं। हरिद्वार में जो कुछ हुआ उस पर शोर मच रहा है, लेकिन एक लफ्ज़ सेंटर के मुंह से अब तक नहीं निकला है। अलबत्ता कुछ आला रिटायर्ड फ़ौजी अफसर हैं, बर्री फ़ौज से भी ताल्लुक़ है और नेवी से भी, उन्होंने कहा है कि ये क्या हो रहा है, इसलिए कि हम चीन और पाकिस्तान से निपटें या अंदरूनी तौर पे जो इस तरह की तैयारियां दिखाई जा रही हैं जो कि सिविल वॉर का इन्विटेशन है, खुला इन्विटेशन है, अगर वो शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे, तो होश के नाखून लिए जाएं। ये साबिक़ फ़ौजी जो हैं ये कर रहे हैं। अच्छा, इस दौरान इस तरह की जो भी वारदातें हों उसमें गांधी जी मुफ्त में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से उन्हें खींच के ले आते हैं। तो अभी एक वीडियो मैं दिखाऊंगा, एक बहुत ही सरकर्दा महंत हैं भारत के, वो गांधी जी के कातिल गॉडसे की हिमायत कर रहे हैं और गांधी जी के बारे में उनके जो कीमती ख्यालात हैं वो आप सुनिएगा और देखिएगा कि राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन का क्या हाल हो रहा है खुल्लम खुल्ला। जब गांधी जी के साथ ये हो सकता है तो सोचिए कि भारत की जो मुसलमान अक़लियत है, क्रिश्चियन अक़लियत है, सिख हैं या दूसरे हैं, वो किस खेत की मूली हैं। और ये खेत हर दिन के साथ और लहलहाता दिखाई दे रहा है। मेरे मुंह में खाक। खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।